Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Science Factor. So let's open your books. So for class today we are going to start unit number 7, heat, light and sound. हीट लाइट एंड साउंड. इसमें हम किसके रिलेटेड पढ़ेंगे? हीट के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट के रिलेटेड और साउंड के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है. वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे हीट को, ठीक है. हीट जो है वो क्या है? वो एनर्जी की एक टाइप है, ठीक है. हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक टाइप है. और हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं. हम देखें जब आपको गर्मी लगती है तो वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है. अब जब आप ठंड फील करते हैं, ठीक है, लाइक इन दिस सीज़न, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी स्पीड आहिस्ता हो जाती है. तो जब आहिस्ता स्पीड होगी तो वो क्या होगा? आपको ठंड फील होगी, ठीक है. अब हमारे पास टॉपिक है हमारा फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर कहते हैं जी दर्जा हरारत को, ठीक है. अब दर्जा हरारत जो है वो हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, किसी भी हाँ, टेम्परेचर हम क्यों करते हैं, चेक करते हैं? किसी चीज़ का देखने के लिए कितनी इसमें हीट है, ठीक है, कितनी ये गर्म है, ओके. अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूजुअली जो कॉमन जो हैं स्केल्स, वो दो हैं. कौन कौन से? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. तीसरा भी है केल्विन, लेकिन केल्विन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो हीट और कोल्डनेस होती है, हीट को करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. अब जो मेन कॉमन है वो दो हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. हम जो पाकिस्तान में हम लोग सेल्सियस वाला जो स्केल है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो सी होता है ना, सी सेल्सियस को शो करता है, और जो एफ़ होता है वो फ़ारेनहाइट को शो करता है, ठीक है. अब देखें ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेज, यानी सेल्सियस वाला जो स्केल होता है उसमें जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है उसमें पानी बर्फ़ बन जाता है, ठीक है. और पानी उबलता कितने टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. इस तरह फ़ारेनहाइट में क्या होगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस का होगा तो फ़ॉरेन का जब 32 डिग्री होगा ना, 32 फ़ारेनहाइट, तब पानी जो है वो फ्रीज़ होगा, बर्फ़ बनेगी, और 212 टेम्परेचर पर पानी जो है वो बॉयल करेगा, ठीक है. सेल्सियस की जो डिग्री है, सेल्सियस डिग्रीज आर लार्जर देन फ़ारेनहाइट डिग्रीज. फ़ारेनहाइट से ये बड़ी होती हैं इनकी डिग्रीज, ओके. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49. जी, पेज 49 पर है हमारे पास टॉपिक हाउ अ थर्मोमीटर वर्क्स. थर्मोमीटर जो है वो कैसे काम करता है? थर्मोमीटर आपने सब ने ही देखा होगा, ठीक है. ये है थर्मामीटर, ठीक है. ये अब थर्मामीटर जो है वो क्या है? बेसिकली एक ग्लास यानी शीशे का एक अपरेटस है. उसका ये जो टिप है वो बनी होती है ऐसे आयरन की बनी होती है, ठीक है. जब आप उसको किसी चीज़, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार चेक करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? आपको कहते हैं थर्मामीटर मुंह में रखें या अंडर आर्म रखें, ठीक है. तो आप क्या करते हैं? ये वाली साइड जो है वो रखते हैं अंदर, ठीक है. कुछ देर बाद वो चेक करते हैं, फिर आपको आपका बुखार जो है वो फीवर का पता चलता है कितना ज़्यादा बुखार है. तो ये वाली साइड जब हम किसी भी गर्म चीज़ में रखते हैं, ठीक है, तो जब वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें क्या है? जो रेड कलर होता है ना, मरकरी होती है, ये पारा जिसको हम कहते हैं. मरकरी जो है ना वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ गर्म होगी तो ये उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है. फिर हमें पता चल जाएगा कि चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है. ये होता है थर्मामीटर. इस तरीके से काम करता है. जितना ज़्यादा मरकरी का लेवल होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ गर्म होगी, उतना ही लिक्विड, यानी ये बेसिकली क्या होता है? लिक्विड होता है, ये उतना ही ज़्यादा ऊपर ट्यूब की तरफ मूव करेगा, ठीक है. ये है थर्मामीटर का काम. अब यहाँ पर है हमारे पास एक ग्रीन ब्लॉक. व्हाट इज़ अ नेम? A Celsius scale is named after a Swedish scientist, Anders Celsius. He lived about 300 years ago and developed the Celsius scale we use today. जी, सेल्सियस जो स्केल मैंने पीछे आपको नाम बताया, इसका नाम सेल्सियस क्यों है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था एंड्रस सेल्सियस, यानी जिस साइंसदान ने उसको डेवलप किया था उसी के नाम पर फिर उसकी चीज़ का भी नाम रख दिया. क्या चीज़? सेल्सियस का जो स्केल था. फ़ारेनहाइट का भी नाम इसी तरह इसका नाम है. पॉलिश बोर्न साइंटिस्ट डैनियल जबरल फ़ारेनहाइट, यानी जो डैनियल जबरल फ़ारेनहाइट था, ये उसके नाम पर फ़ारेनहाइट स्केल का नाम है, ठीक है.
कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50. टॉपिक इज शेडोज. साया. साया जो है वो कब बनता है? शेडो इज द एब्सेंस ऑफ लाइट विच इज़ वाई शेडोज आर ऑलवेज ब्लैक. यानी शेडो जो होते हैं, साया, वो लाइट के बगैर होते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या होते हैं? ब्लैक कलर में होते हैं. अब शेडो बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. लाइट सोर्स, यानी जहाँ से लाइट आ रही हो, एन ओपैक और ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट एंड अ बैकग्राउंड टू कैप्चर द शेडो. यानी बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसके अलावा जो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अब यहाँ पर है जिसका शेडो, कोई भी चीज़ जिसका शेडो हमने बनाना हो. अब देखें यहाँ पर सूरज क्या है? लाइट सोर्स है, जिससे लाइट आ रही है. ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? ओपैक या ट्रांसलुकेंट, जिसका हमने जो साया वो लेना है. अब देखिए सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है, तो इसका जो साया वो किधर? पीछे बैकग्राउंड में बन गया. ठीक है, ये होता है हमेशा जो है. ये देखें यहाँ पर, व्हेन द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट अ शेडो फॉर्म्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. यानी जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को हिट करती है, यानी सूरज ये हिट करेगी, तो इसका साया किधर बनेगा? इसके पीछे बनेगा. ठीक है, जहाँ पर ये रोशनी नहीं होगी. अब ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट जो है वो जिनके दरमियान से लाइट गुजर नहीं सकती. अब ट्री देखिए ओपैक ऑब्जेक्ट है, अब इसके दरमियान से रोशनी गुजर तो नहीं ना सकती. ठीक है, बुक रखेंगे हम. अब अगर मैं इधर बुक रखती हूँ ऐसे, ये बुक, ये मैंने बुक रखी, तो अब मुझे नहीं पता इसके नीचे क्या हो रहा है. ठीक है, उठाऊंगी तो पता चलेगा. ठीक है, ये ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट जो है वो गुजर सकती है. जैसे ये देखें, ट्रांसलुकेंट या ट्रांसपेरेंट, ये वो होते हैं. ठीक है, अब आ जाएं पेज 51 पर. साइज एंड पोजीशन ऑफ शेडोज, के शेडो कब बड़े छोटे होते हैं, या उनका जो पोजीशन है राइट लेफ्ट वो कब होते हैं. ठीक है, द साइज एंड पोजीशन ऑफ अ शेडो चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स. यानी जैसे जैसे लाइट सोर्स इधर उधर मूव करेगा, तब तब जो शेडो की पोजीशन और साइज है वो चेंज होता रहेगा. अब देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स बिगर. यानी जिस चीज़ से लाइट आ रही है, बल्ब है, सूरज है, जो भी है, जब जब चीज़ उसके करीब होती जाएगी तो उसका जो साया वो क्या होगा? बड़ा होता जाएगा. अगर जितना वो दूर होगा ऑब्जेक्ट लाइट वाले सोर्स से, तो शेडो क्या होगा? छोटा होगा. Position of a shadow depends on the position of the light source. As the position of the sun in the sky moves throughout the day, so will the position of the shadow. If the sun is on the right of an object, the shadow will appear on the left. जी, shadow का जो position है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? लाइट सोर्स की पोजीशन पर. अगर लाइट सोर्स आगे पीछे मूव करेगा, तो उसकी जो पोजीशन है शेडो की, वो भी मूव करेगी, आगे पीछे होगी. ठीक है, अब देखें सूरज. अगर जो सन है, सूरज है, वो जो ऑब्जेक्ट जिसका हमने साया बनाना है उसके राइट साइड पे है, तो उसका जो इमेज है, जो शेडो किस तरफ बनेगा? लेफ्ट. अगर सूरज जो है वो बाएं साइड पे है, तो इमेज किस पे बनेगा? राइट साइड पे. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पे बनता है. नेक्स्ट है इक्लिप्सिस, ग्रहण. आपने नाम सुना होगा, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण. ये कब लगते हैं? ये भी शेडो की ही वजह से लगते हैं. जैसे ज़मीन पर जो ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण जो लगता है, ठीक है, वो कब लगता है? सूरज ग्रहण लगता है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान कोई और प्लैनेट आ जाता है, चांद आ जाता है, कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो क्या होता है? सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? इक्लिप्सिस, यानी ग्रहण लग जाता है. ठीक है, पेज 52 पर आ जाएं. जी, अब हमारा टॉपिक है साउंड एंड मैटर. अब हमने आवाज़ के रिलेटेड पढ़ना, साउंड के रिलेटेड. साउंड जो हमेशा वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती हैं ऐसे. ठीक है, जितनी बट नॉट ऑल साउंड वेव्स आर द सेम. यानी सब साउंड्स की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो सेम नहीं होती. साउंड वेव्स आर मेजर्ड बाय देयर लेंथ. यानी वो अपनी लेंथ, लंबाई की वजह से उनको मेजर किया जाता है, मापा जाता है. Low sounding noise have larger spaces between each crest of the wave than higher sounding noises. जो सॉफ्ट साउंड होती हैं ना, लो यानी आहिस्ता जो आवाज़ें, तो उनमें ये गैप ज़्यादा होता है, देखें. और जो ऊंची आवाज़ें, तो इनमें ये गैप कम होता है. ठीक है, next we know that sound can pass through gas because most of the sounds we hear have traveled through the air which is full of. जी, गैस में साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि हवा में भी जब मैं बोल रही हूँ, हवा से ही जा रही है, और हवा में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं.
अंडर वाटर, वाटर में भी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, सॉलिड में भी ट्रैवल करती है। सॉलिड मतलब अगर आप एक रूम में, कमरे में आवाज़ देते हैं तो वो लाउडली सुनी जाएगी, ठीक है जी। अब है पेज नंबर 53 पर आए, टॉपिक है नॉइज़ एंड इफेक्ट्स, शोर और उसके असरात। पहले तो हम देखते हैं द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स, यानी साउंड की आवाज़ की जो शिद्दत है वो किस में मेजर की जाती है, डेसिबल्स में, ठीक है। सॉफ्टेस्ट साउंड कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर मेजर्ड 0 ऑन द डेसिबल स्केल। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आ रही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स, यानी फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में जितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को जो है वो हर्ट्स में जो है वो मेजर किया जाता है, उसका जो है ना यूनिट वो हर्ट्स है। द हायर द हर्ट्स नंबर द हायर द साउंड, यानी जितने ज़्यादा हर्ट्स होंगे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आवाज़ ऊंची होगी, जितने कम हर्ट्स होंगे या जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आवाज़ आहिस्ता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, अब हमारा इंसानी कान, हम जो है वो कितने हर्ट्स की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं, 20,000। फिर विसल की मतलब हमारे जो कानों की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20,000 है। विसल जो सीटी होती है उसकी कितनी है, 10,000। फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो उधर लिखा हुआ है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंसानी कान नहीं सुन सकता, लेकिन बाकी जो जानवर हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, बैट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स वगैरह ये सुन सकते हैं, ठीक है। और कुछ साउंड्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो हम सुन सकते हैं लेकिन बाकी जो जानवर हैं ये नहीं सुन सकते, ठीक है। अब ये है आपका हमारे पास ह्यूमन, एलिफेंट, यानी फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो लिखी हुई हैं किधर से किधर तक की आवाज़ हम आसानी से सुन सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आवाज़ होगी तो वो हमें शोर लगेगा, ठीक है। पेज नंबर 55 है, यहाँ पर एक वर्ड सर्च है जिसमें ये वर्ड्स जो हैं ये लिखे हुए हैं, आपने इसमें खुद सर्च करनी है कि आप बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स डन करेंगे और वर्कबुक का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।